कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 24 है। कल जो आपका लेक्चर हुआ था उसको हमने 2 लेक्चर्स उसमें कवर कर लिए हैं। लेक्चर 22 एंड 23 का नेम उसको दिया है ताकि आप लोगों का जो सेशनल प्लान है उसके साथ साथ भी नंबरिंग हमारी चलती जाए डेट्स के हिसाब से। अच्छा जी, आज हमारा 24 नंबर लेक्चर है। एक छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि इसमें हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि एनपीओज़ के हवाले से एडिशनल कंसिडरेशन हमारी क्या होनी चाहिए प्लानिंग के लेवल पे। ठीक है जी, तो उसको हम इंशाल्लाह क्विकली ज़रा देख लेते हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक क्या पढ़ लिया हुआ है, और सबसे आप कह लेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है क्योंकि हम इसके ऊपर काफ़ी वक्त भी हमने लगाया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ के ऊपर हमने ज़्यादा डिस्कशन की है। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम भी अभी तक इस चैप्टर के ऊपर लगा है। वो रीज़न ये है कि यार इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली हैं। इसमें अगर बात की जाए इस चैप्टर के अंदर तो भाई हमने आइज़ा 300 को हमने देखा है। आइज़ा 300 बेसिकली उसका अगर मैं क्रक्स आपको सिर्फ बताऊं कि हम मेन उसके ऊपर अंदर इम्पोर्टेंट सबसे बात क्या है तो वो भाई आपकी थी ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है एंड ऑडिट प्लान, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देन अगर हम आए आगे तो हमने आइज़ा 315 जो है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह का जो स्टैंडर्ड है, बल्कि इसके अंदर तो हम बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमने मेन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है या कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं उसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है असर्शंस। ठीक है जी, आइज़ा 315 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असर्शंस हैं। देन हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है। देन हमारे इंटरनल कंट्रोल है जी। इंटरनल कंट्रोल वैसे आगे जाके हमने दोबारा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए चलो यहाँ पे अगर हम ना भी उसको लिखें लेकिन हमें उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह उसका तो आइडिया हो चुका है कि बेसिकली वो हैं क्या, कौन कौन से हैं। ठीक है, देन आगे हम अगर आ जाएँ तो आइज़ा 320 है जी। इसके अंदर वही जो इम्पोर्टेंट है हमारा क्या है जी, मटेरियलिटी। आपकी 2 तरह की मटेरियलिटी हमने यहाँ पे देखी है, लेकिन पिछले ही फिर एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिनिमम थ्रेश होल्ड भी होता है या जिसको टॉलरेबल एरर भी कहते हैं, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन वगैरह भी कंट्रोल्स अगर करने हो तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बोल देते हैं, और अगर आपने मिस स्टेटमेंट देखनी हो तो टॉलरेबल एरर बोल देते हैं उसको। ठीक है जी। अच्छा, तो आइज़ा 320 हमारा आ गया एक मतलब प्लानिंग मटेरियलिटी, उसकी कैलकुलेशन वगैरह किस तरह है उसकी, बल्कि डिटर्मिनेशन अगर वर्ड बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि क्वालिटेटिव मटेरियलिटी भी होती है वो कैलकुलेट तो नहीं हो सकती, और इस तरह परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी हमारी इसी में आ जाती है। ठीक है जी, ये हमने देखा। देन हम लोग आगे जी आइज़ा 330, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है हमारा। ये बेसिकली हमारा ऑडिट रिस्क के ऊपर है। इसके अंदर हमने रिस्क का जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है बेसिकली उसी को देखा। वो क्या होता है कि रिस्क ऑफ मटीरियल, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। सही है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमें पता है कि 2 तरह के रिस्क इसके अंदर आ जाते हैं। एक आपका होता है इनहेरेंट रिस्क और एक आपका होता है कंट्रोल रिस्क। ये दोनों रिस्क क्लाइंट रिस्क कहलाते हैं, वो क्लाइंट के हाथ में होते हैं। इनहेरेंट रिस्क से मुराद वो रिस्क हैं क्लाइंट के जो कोई भी कंट्रोल अप्लाई किए बगैर वहाँ पे मौजूद होते हैं। मतलब है कि ये ऐसे रिस्क हैं जिनको कंट्रोल्स अप्लाई करके भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम वो वाले रिस्क जिनको कंट्रोल्स के बगैर हम देखते हैं उनको इनहेरेंट रिस्क बोला जाता है। ये आपके इंडस्ट्री के नॉर्म्स या इंडस्ट्री के जो अंदर पाए जाते हैं वो भी हो सकते हैं, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी नेचर या साइज या एंटिटी का इस तरह का हो कि कुछ तरह के इनहेरेंट रिस्क मौजूद होते हैं। कंट्रोल रिस्क ये होते हैं कि एंटिटी के कंट्रोल जितने ज़्यादा वीक होंगे कंट्रोल रिस्क उतना ज़्यादा हाई होगा, जितने ज़्यादा कंट्रोल्स अच्छे होंगे तगड़े होंगे कंट्रोल रिस्क उतना ही मतलब कम होगा। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क क्या है? डिटेक्शन रिस्क से मुराद है कि कहीं ऑडिटर कोई मिस स्टेटमेंट को अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड ना छोड़ जाए, कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड ना रह जाए। ऐसी मिस स्टेटमेंट जो सही नहीं हो पाई कहीं मैं उसको डिटेक्ट ना कर पाऊँ, ये मेरा रिस्क है। तो ये ऑडिटर के हाथ में होता है। अगर ऑडिटर चाहता है कि डिटेक्शन रिस्क को कम करे, उसको टेस्ट ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसको सैम्पलिंग ज़्यादा अपनी करनी पड़ेगी, उसको मटीरियलिटी नीचे लानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। तो भाई ये सारी चीज़ें कवर करके क्या कहलाती है, ऑडिट रिस्क के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जबकि ऑडिट रिस्क से मुराद क्या था कि कहीं मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे बैठूं। ठीक है जी,
तो ये आई बिलीव प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स हो गए सारे। फिर हम आगे जी आइज़ा 240 के अंदर, आइज़ा 240 प्लानिंग में भी आ जाता है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी चलता रहता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरिया, वो हमारा एक तो आ जाता है कि जी फ्रॉड के जो है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। मैं इधर एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, आपको फुली समझ आ रहा है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, उसको हम देखते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये क्या है। फिर हमने मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के ऊपर डिटेल में बात की हुई है, ये है। फ्रॉड के फैक्टर्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है, इंसेंटिव्स, प्रेशर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रैशनलाइजेशन है, फिर उनको हमने एग्जांपल्स में भी आगे कवर किया है, वो मैंने कहा था आपने अच्छे से देख लेने हैं। और फिर कुछ सर्कमस्टांस, तो बेसिकली ये जो फ्रॉड का ना स्टैंडर्ड है सारा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी। कौन कौन से सर्कमस्टांस है जहाँ से हमें फ्रॉड का एक आइडिया हो सकता है, इंडिकेशन मिल सकती है। तो भाई ये आपका मेनली जो अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर 3, ये देखे बड़े ही तगड़े स्टैंडर्ड्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ये तो जब आप लोग इंशाल्लाह जब ऑडिट में जाएंगे ऊपर CFAP 6 में, तो वहाँ पे आपको मज़ीद इसके अंदर परतें खुलेंगी। ये तो अभी बहुत नन्ना मुन्ना सा आपको पढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड्स आपके इतने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुए, जबकि जब आप CFAP 6 में जाएंगे तो पूरा पूरा स्टैंडर्ड उन्होंने दे देना, ओपन बुक एग्जाम होता है। पढ़ो भाई, खुद ढूंढ ढूंढ के लिखो जवाब, फिर भी नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि अवाम को होती है रट्टे मारने की आदत, उनको ये होती नहीं है कि रिसर्च बेस किस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो आपने प्लीज़ वैसे नहीं बनना, कॉन्सेप्ट समझना है चीज़ का, फिर प्रैक्टिस करनी है उसकी। कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कहीं पे चीज़ नहीं जाएगी। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया थोड़ा ब्रेकअप, क्योंकि आज का लेक्चर छोटा होना था, तो मैंने कहा थोड़ा पहले टाइम इसके ऊपर लगा के रीकैप एक आप लोगों को दे दिया जाए और उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी जाए। आज अरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भाई अगर आप किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO का स्टैंडर्ड NPO का ऑडिट करने गए हैं, तो आपको कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस भी मद्देनज़र रखनी चाहिए, जहन के अंदर आपके होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमने पहले एक पढ़ा था कि जब आपने कोई आइज़ा 300 के मुताबिक प्लानिंग करनी है, तो वो कहता रहा कि यार ये आइज़ा 300 लिखा गया है रिकरिंग ऑडिट के एंगल से, सही है कि आप दोबारा आके ऑडिट कर रहे हैं इनका, लेकिन कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी है, वो उसने एंड पे आपको बता दी। इस तरह वो अब बता रहा है कि भाईजान अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है किसी बिजनेस के हवाले से। बिजनेस वो होता है जिसका प्रॉफिट मेकिंग वो उसका जो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच सीक्स टू मेक प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट बनाना चाहती है। NPO क्या है, इसका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं है। आप NPO उसकी बेतहाशा आपके सामने एग्जांपल्स हैं। NPO ट्रस्ट भी हो सकती है, NPOs आपकी जो हैं चैरिटीज़ भी हो सकती हैं, वेलफेयर फाउंडेशंस भी हो सकती हैं। आपके सामने आपको शौकत खानम नज़र आता है, NPO है। आपको अखुवत फाउंडेशन नज़र आती है, NPO है। ईदी जो है NPO है, ठीक है। इस तरह के बेतहाशा NPOs हैं। इवन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी NPO है। लम्स आपको पता है NPO है। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी NPO है। ये थोड़ी सही है, तो ये वो भी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते नहीं हम तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी हम देते हैं। हमारा पर्पज़ प्रॉफिट कमाना नहीं है। ICAP भी NPO है। एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो तमाम की तमाम NPO है, बिकॉज देयर मेन पर्पज़ इज़ नॉट टू मेक प्रॉफिट, बल्कि उनका क्या होता है जी, फैसिलिटेट करना लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर उस तरह का कोई ऑडिट आ गया आपके हाथ में, तो भाईजान उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले वो कह रहा है कि इन एनी ऑडिट और रिव्यू इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आइज़ा 315 तो भाई कहता है कि एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को अच्छे तरह से समझे। अब अगर एंटिटी हमारे हाथ में आ गई है NPO, तो उसमें क्या होगा? वो कहते हैं इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अ प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर, जबकि इन केस ऑफ NFP या NPOs the objective is very different. It is usually the provision of a service to society as a whole or to group इन सोसाइटी। मतलब आप एज अ होल भी दे सकते हो सर्विस पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को, जहाँ जहाँ तक आपकी सर्विसेज हैं। या कई बार होता है आप क्लब्स बनाते हैं। क्लब क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया, वो सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक अपने मेंबर्स को सर्विस देगा। कुछ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव से मुराद भी क्या होता है, वो उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, वो उसको मंथली या एनुअल वट वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मनी होती है, फीस होती है, वो वाले पैसे सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के ऊपर यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर केस है, उनका
पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि या तो जनरल पब्लिक के लिए काम करना है, डिपेंड करता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह हुई है, किस तरह बने हैं वो, या उनका पर्पस क्या होता है अपने मेंबर्स के लिए काम करना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एनपीओ विल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज इट हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। भाई जितना आपके पास पैसा है उसी के अंदर अंदर रहते हुए आपने काम करना है। आप कर्जे ले लेकर एनपीओ काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने कौन सा खुश करना है किसी को ज़बरदस्ती। भाई अगर डोनेशंस आ रही हैं, अगर इमदाद मिल रही है, एड मिल रही है तो काम कर लेंगे, नहीं मिल रही तो नहीं करेंगे। भाई कौन सा इतना अजाब आया हुआ है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये सिस्टम है। जबकि जो बिजनेसेस होते हैं उनका क्योंकि होता है भाई हमने प्रॉफिट अर्न करना है, वो तो कर्जे भी लेते हैं, और मोस्टली जो कर्जे जो बिजनेसेस हैं वो चलते भी डेट्स के ऊपर हैं, ठीक है। ये शायद आप लोगों ने MFA पढ़ा है या पढ़ लिया होगा, पढ़ना होगा, मेरे ख्याल में पढ़ लिया होगा अभी तक। MFA तो 5 है ना, CFAP 5 आई गेस, CFAP 5 नहीं है 6 है, हाँ 5 तो रिपोर्टिंग है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा MFA, उसमें भी आपने थोड़ा देखा होगा डेट्स क्यों रेस किए जाते हैं, लोन्स क्यों रेस किए जाते हैं। शायद उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है, डेट लेने की जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है। उसकी मेन रीज़न क्या है, वो पैसे की मद में नहीं है ज़्यादा, वो असल मेन रीज़न ये है कि भाई जब आप डेट लेते हो वो बंदा आपका ओनर नहीं बनता, मालिक नहीं बनता। जब आप इक्विटी रेज करते हो आपका मालिक बन जाता है, तो मालिक साहब फिर जो कहेंगे वो करना ही पड़ता है। तो कोशिश की जाती है मालिक बनने से अवॉइड किया जाए। मेन मतलब उसके पीछे रीज़न ये है जो इम्प्लिसिट होती है, मतलब जो क्लियरली सामने से नज़र नहीं आती कि ये कॉस्ट है, लेकिन ये बड़ी मेन कॉस्ट होती है। बाकी और भी आने टैक्स वगैरह के इंसेंटिव्स भी पड़े होंगे ये वो। खैर अब वो चैरिटी की एग्जांपल दे रहे हैं कि चैरिटी भी एक NFP है, तो ये आपको पता ही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब वो नीचे बात करेंगे NFPs मे बी रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑडिट परफॉर्म अंडर लोकल लॉ। देखें पहले तो हमने जब पढ़ा था कि स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट चैप्टर 1 के अंदर के ऑडिट की स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट किन किन कंपनीज को है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया कि भाई ऑडिट जो एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं कोई खुश होकर नहीं करवाता, ठीक है। इंटरनल ऑडिट जो होता है ना वो खुश होकर करवाता है, कंपनी खुद देखना चाहती है भी हमारे मसाइल कहाँ पे। लेकिन एक्सटर्नल जो SECP को भी जमा करवानी है वो कोई खुशी से नहीं करवाता, मजबूरी में करवाते हैं। तो वो इसी तरह कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कुछ NPOs के ऊपर भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक। NPOs क्योंकि मैंने आपको एग्जाम बताई हैं, अगर आपको थोड़ा सा मूड हो तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में किस किस तरह की NPOs बन सकती हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं, हम कहते हैं पब्लिक कंपनी भी होती है, प्राइवेट भी होती है, बल्कि इससे भी पीछे चले जाएँ तो हम कहते हैं ना कि बिज़नेस आपका 3 तरह का है, या सोल बना लो, या पार्टनरशिप बना लो, या कंपनी बना लो, फिर आगे इनकी भी एग्जाम है। तो भाई अगर पाकिस्तान के अंदर आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NPO के तौर पे काम करना है तो उसके भी डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, जैसा कि बता देते हैं चलें आपको। मतलब पेपर में तो नहीं आना, ये एक नॉलेज की हद तक आई गैस आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको फिर मैं इरेज कर दूं, ठीक है। इसको आप वैसे लिख ही लीजिएगा अपने, या इसकी पिक्चर वो ही मतलब स्नैप बीच में ले लें ताकि पता हो कि इसमें इंपॉर्टेंट एरिया क्या। अच्छा जी, अगर हम बात करें ना कि भाई पाकिस्तान में डिफरेंट लॉज हैं, कवानीन हैं, जिस तरह अगर बिज़नेस करना हो तो भाई सोल का डिफरेंट तरीकाकार है, पार्टनरशिप करनी मतलब जैसे सोल करना है तो भाई उसमें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना रजिस्टर होना, मतलब आपको बिज़नेस चलाने के लिए रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टैक्स वगैरह में तो एक सैलरी वाले बंदे ने भी होना ही है, ये भी हो जाए, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन बिज़नेस के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह पार्टनरशिप में जाए तो उसमें रजिस्टर हो भी सकते हैं, नहीं होना ना हो। कंपनी अगर आपने करनी है तो लाजमी रजिस्ट्रेशन है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉज हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं जी कोई अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी, ठीक है, तो भाई ये आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना या मतलब ये डिफरेंट इसके कुछ तरीके हैं जो आमतौर पे होते हैं। इसको या तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी एक्ट के अंडर, मतलब या तो आप इसको एज अ ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है, या आप इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसकी आपको बड़ी एग्जांपल्स भी नज़र आएंगी प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर देखने वाली आँख होना तो फिर तो आता है, अगर तो रट्टू तोते बनना है फिर तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका जहन खोलने के लिए चीज़ें। देखें जैसे आप लोगों ने शौकत खानम का सुना हुआ है, शौकत खानम का अगर आप पूरा नेम पढ़ें तो वो क्या है, शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट है वो इनके कानून के मुताबिक बनती है।
ट्रस्ट एक्ट के कानून हैं उनके मुताबिक बनती है वो। बात आई है समझ? ठीक है, 1860 का आई बिलीव ट्रस्ट एक्ट का, सोसाइटी एक्ट, ये दोनों एक तरह की हैं, तो इनके मुताबिक बनती हैं। एग्जैक्टली मुझे याद, मेरे ख्याल में 1860 ही है वैसे ये। अच्छा, फिर एक और है जी तरीका, वो है वेलफेयर फाउंडेशन का। मतलब है कि ये सारी हैं वही बन होती, इन सब का मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट कवानीन बनाएंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है इनके अंदर, लेकिन जो मेन म्यूचुअल चीज़ है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना किसी का मकसद नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि बिजनेसेस हैं वो आप सोल भी बना सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो। तीनों के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तीनों के जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, लेकिन तीनों का पर्पस प्रॉफिट कमाना ही है। तो इधर भाई जितने भी लिखेंगे उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बाकी जाहिर है उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस हैं, तो इस तरह के कवानीन डिफरेंट निकले। अच्छा, एक होती है वेलफेयर फाउंडेशन, ये भी एक कानून है, वेलफेयर फाउंडेशन एक्ट। ये आई बिलीव 1919 का शायद कानून है। ठीक है, कोई आगे पीछे होगा थोड़ा तो वेलफेयर फाउंडेशन के तौर पर भी आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, फिर आपका आया तेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये सोसाइटी से मतलब सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, बल्कि कोई भी, एक तो ये सोसाइटी एक्ट है ना, एक होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव से मतलब होता है जो आपके मेंबर्स होंगे सिर्फ उनके लिए आप काम करें। मोस्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ इस कानून के तहत बनती हैं। या आपने अगर लाहौर में है तो आपने PI हाउसिंग सोसाइटी, बाबरा टाउन हाउसिंग सोसाइटी इस तरह की देखी होंगी। ठीक है, दूसरे सिटीज़ में भी हैं। तो वो क्या होती हैं जी, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसके साथ लिखा हुआ है वो ये वाला कानून होता है। लेकिन अगेन ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी इसके तहत बनती, दूसरे भी बन सकती हैं, लेकिन जो नज़र आती है ना मोस्टली वो ये वाली आती हैं। ठीक है, तो भाई आपका क्या नाम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका भी कानून है गालिबन 1925 का मेरे ख्याल में कानून है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। ठीक है, इसके मुताबिक बनती हैं। अच्छा, और ये जो क्लब्स होते हैं ना, क्लब एक जनरल सी है, क्लब के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, वो इन्हीं में से किसी में एडजस्ट हो जाता है। वो आमतौर पे कोऑपरेटिव वाले में होता है, जो क्लब का मकसद भी क्या होता है, अपने ही मेंबर्स के लिए किसी खास एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए काम करना। तो भाई यही है। इसके अलावा जो एक है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो कौन सा है भाई, SECP में कंपनीज एक्ट के मुताबिक भी आप बना सकते हैं। कैफ से हमने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट, बल्कि सेक्शन भी अगर याद हो तो सेक्शन 42 के तहत। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के मुताबिक भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं। तो भाई मोटे तो कवानीन जो है 4 ही हैं। बाकी पंजाब के अंदर एक 2018 के अंदर एक कानून आया था, पंजाब चैरिटीज़ एक्ट का 2018 का, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, मतलब इन्हीं के मुताबिक बन रही हैं। तो भाई ये कुछ तरीकाकार कवानीन है जिनके मुताबिक NPOs बनती हैं। अब देखें हमने ये थोड़ा सा पढ़े, इसको लिख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकली ऑब्वियसली पता हो कि कोई बंदा पूछ ले भाईजान NPO कौन सी होती है, तो यहाँ तो आपको वैसे ही ना पता हो कि किस कानून के तहत बनती है, पता भी होगा तो आप मैक्सिमम ये वाला बताएंगे। सिर्फ ये तो एक है ना, ये और भी तरीक़ेकार हैं। ठीक है जी, तो ये हमें पता लग गया है। अब वो कह रहा है कि भाई डिफरेंट लोकल लॉज हैं। अब किसी के लॉज, बात असल में यहाँ से निकली थी। ठीक है, हो सकता है कुछ के लॉज रिक्वायर करते हो ऑडिट, कुछ के ना करते हो। अब जैसे ये वाला जो लॉ है ना, ये बड़ा ही तगड़ा लॉ है, आपको पता ही है कंपनीज एक्ट का, तो हम पढ़ भी रहे हैं। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना तो हमने ये भी पढ़ने थे। मतलब ये भी कानून तो है, अहमियत इनकी भी इतनी है जितनी इसकी है, एक लेवल के हैं, लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो खास नहीं है, क्योंकि इनके जो अदारे हैं वो थक्कड़ से अदारे हैं। ठीक है, वो कोई इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते चीज़ के ऊपर, उनका बस जब मूड हो ना वो उस वक्त करते हैं। कंपनीज एक्ट क्योंकि SECP देख रहे हैं, SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा ही एक एक्टिव इदारा है। ठीक है, वो चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो वो थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, इसलिए इसमें तो रिक्वायर्ड भी है ना ऑडिट करवाना। ठीक है, आप लोग ज़रा वो देखें थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। थर्ड स्केड्यूल में क्या बताता था किस कंपनी के ऊपर कौन सा AFRF लगना है, हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में देखा था। उसके अंदर भी अलग से उसने बताया हुआ कि NPO जो सेक्शन 42 के तहत बनती है उनके ऊपर भी स्टैंडर्ड कौन से लगने हैं। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उसके ऊपर अलग से बताया भी हुआ है। ठीक है जी, तो अब वो यहाँ पर यही बेसिकली बात कर रहा है कि भाई कि इसके अंदर आपकी ऑडिट की अप्रोच क्या होगी। देखिए, वो कहता है कि जब आपने इसकी प्लानिंग करनी है तो आपने किस तरह चीज़ों को देखना है, रिस्क के दौरान कौन कौन से रिस्क आमतौर पे इसमें ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स में कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना है, बिजनेस से हटके है ना ये, तो वो कहता है मैं बताता हूँ। प्लानिंग के अंदर वो कहते हैं कंसीडर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट वर्क
any local regulations that apply, environment in which organization operates, form and content of financial statements and the audit opinion, key audit areas including risk। बेसिकली ये जनरल सी बातें ही हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्लानिंग में आपने सिर्फ ये कंसिडर करना है। वो कहते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर करो। क्यों? क्योंकि यार ये डिफरेंट होंगी। आप आमतौर पे बिजनेसेस का ऑडिट करते हैं, आप आमतौर पे कंपनीज का ऑडिट करते हैं, इधर आप आ चुके हैं एनपीओ का ऑडिट करने। तो यार इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करवाना चाह रहे हैं ये ऑडिट, इसको भी देखें आप। उधर तो हम कहते हैं ना कि शेयर होल्डर्स हैं, उनको चाहिए, इंटेंडेड यूजर्स हैं, बैंक से कर्जा लिया हो। इधर तो वो सीन ही नहीं है, बैंक से तो कोई कर्जा नहीं लिया, शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिलना, तो ये क्यों करवाना चाह रहे हैं। इधर कौन कौन से रिस्की एरियाज हैं उनको आप थोड़ा देखें। देन रिस्क की अगर बात की जाए तो 3 तरह के रिस्क होते हैं ना। रिस्क से मुराद यहाँ पे ऑडिट रिस्क है, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के अंदर 2 रिस्क आते हैं, कौन कौन से, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आमतौर पे एनपीओ के अंदर इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग द नेचर ऑफ एंटिटीज एक्टिविटीज एंड द एनवायरनमेंट। भाई देखें कि एंटिटी की एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, कि ये तो नहीं कि बाहर से इमदाद आती है, पता लगे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो, ठीक है, कहीं, या दूसरे नंबर पे बाहर से पैसा आता है तो जाहिर है वो डॉलर का एक्सचेंज रेट वगैरह, वो इनहेरेंट रिस्क हो सकते हैं। इस तरह कंट्रोल रिस्क के अंदर भी वो कहता है कि देखें आमतौर पे जो एंटिटीज़ होती हैं उसके अंदर कैश के अंदर एनपीओस में कैश डोनेशन वगैरह इकट्ठी की जाती है, तो उनके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं इनके, ठीक है। मतलब कैश के कंट्रोल्स या डोनेशन के कंट्रोल्स ज़्यादा एक रिस्की एरिया है, पेमेंट्स वगैरह के भी तो कंट्रोल रिस्क वहाँ पे हो सकता है। देन डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क से मुराद बेसिकली सिर्फ उन्होंने डेफिनेशन ही यहाँ पे बताई हुई है कि डिटेक्शन रिस्क क्या है। तो वो कह रहा है कि भाई रिस्क को भी आपने ज़रा गौर से देखना है। मैंने आपको बताया ना कि बातें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको कह रहा है कि एनपीओ के अंदर आपने ये 5-7 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, रिस्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब आगे वो कह रहा है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली इन 5 चीज़ों के ऊपर। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, जो अभी हमने पीछे कहा था कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या होती है कि भाई डिफरेंट काम डिफरेंट लोगों से करवाएं, एक ही बंदे से सब कुछ करवाएंगे तो भाई मसला हो सकता है। अब देखें एनपीओ के अंदर पैसा पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, आपका अपना ज़ाती पैसा नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने जो पैसा दिया हुआ है उसको सही तरह यूटिलाइज करने के लिए ये ना हो कि एक ही बंदा ऑर्डर कर रहा है, एक ही बंदा पेमेंट कर रहा है, वही बंदा जो है आपका इंस्पेक्शन भी कर रहा है, चीज़ों की रिसीव भी कर रहा है, तो यार वो तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फ्रॉड करने की। तो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा सेग्रीगेट करें, क्योंकि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आमतौर पे सेग्रीगेशन इस हद तक नहीं होती। थोड़ा ही एक एनपीओ उनका पहले ही मकसद ही होता है खर्चा बचाओ, क्योंकि जब आप सेग्रीगेट करते हो चीज़ों को तो आपको एम्प्लॉय भी तो रखने पड़ते हैं ना। थोड़ा सा इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है कि वहाँ पे किस तरह फिर कंट्रोल्स किए जा रही हैं चीज़ें। ऑथराइजेशन ऑफ स्पेंडिंग है या नहीं, कितना किसने खर्च करना है, कैश के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, इनकम वगैरह के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं। यूज़ ऑफ फंड्स ओनली फॉर ऑथराइज पर्पस, क्या सिर्फ ऑथराइज पर्पस के लिए ही फंड्स यूज़ हो रहे हैं या गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी चीज़ों का हो रहा है। देन ऑडिट एविडेंस के अंदर भी वो कहते हैं ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग अप्रोच ज़्यादातर इसमें रखी जाती है, क्योंकि देखें 2 तरह की अप्रोच हो सकती हैं। सब्सटेंटिव तो करना ही करना है, लेकिन कई बार जब कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा तगड़े हो तो आप कंट्रोल्स के ऊपर भी रिलाई करते हो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पॉजिटिव आ जाए। एनपीओस के अंदर आम तौर पे क्योंकि वही बात है कि पैसा पब्लिक का इन्वॉल्व होता है और आपकी कोशिश होती है जहाँ पे जितना पैसा बच सकता है बचाएं, तो कंट्रोल्स को बहुत तगड़े नहीं होते। हाँ, जो बहुत बड़ी बड़ी एनपीओस हैं आप देख लें, अगर इंटरनेशनल बात की तो बिल गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है, गेट्स फाउंडेशन वो बहुत तगड़ी है। तो इस तरह के तो हैं। अब पाकिस्तान में भी शोगर खानम के कंट्रोल्स बहुत ही कमाल है, ठीक है, खुवत के कंट्रोल बहुत कमाल है, ईदी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मोस्टली जो एनपीओज हैं वो उनकी कोशिश होती है पैसा भी बचे। आपको पता है कंट्रोल्स लगाने में, चीज़ें बनाने में पैसा तो लगता है, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ जाते हैं, आपको सिस्टम बेहतर करना पड़ता है, तो हो सकता है कंट्रोल्स लैक करते हैं, हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसी जगहों पर मोस्टली सब्सटेंटिव अप्रोच ज़्यादा चलती है। सब्सटेंटिव क्या, वही टेस्ट ऑफ डिटेल्स, डिटेल के अंदर चीज़ें देखना, एनालिटिकली देखना, ठीक है जी। फिर वो कहता है की एरियाज आमतौर पे जहाँ से एविडेंस वगैरह आपको मिल सकता है, वो क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। भाई क्या कंप्लीटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि क्या वो कंप्लीट हैं, चीज़ें को मिसिंग तो नहीं है चीज़, क्योंकि वही बात है कैश के अंदर ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कैश क्योंकि बैंक के थ्रू नहीं आया होता तो हो सकता है कि रह ही ना जाए रिकॉर्ड होने से चीज़, कंप्लीटनेस का मसला। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़ ऑफ फंड्स, ये एक मसला होता है। इस तरह एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस के लिए। देयर शुड बी रिव्यू ऑफ द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अ रिव्यू ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। हाँ, वो कहते हैं जब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाए उनका दोबारा रिव्यू करें। खैर ये तो हर जगह पे ही होता है,
तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मतलब उसका ऑडिट कर रहे हैं, चाहे आप एनपीओ का कर रहे हैं, जब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं दोबारा से एक बार उनका रिव्यू किया जाता है तसल्ली के साथ, ठीक है, कि भाई जो जो पहले हमें एविडेंस मिले थे क्या उसके मुताबिक सारी चीज़ें बीच में इंक्लूड हो गई हैं, जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कही थी क्या वो सारी पास कर ली हैं एंटिटी ने, कोई और मिसस्टेटमेंट तो नहीं हमें नज़र आ रही, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। लास्ट पे रिपोर्टिंग है जी। रिपोर्टिंग में भी ये बात है कि भाई क्या जो है उसका स्टैंडर्ड है, जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड किया गया रिपोर्ट का वो किस तरह का है। जैसे ये जो तमाम है ना ऑर्गेनाइजेशंस सही है, ये स्पेशली तीनों, इनका तीनों का इन कवानीन का इन एक्ट्स का अपना ही कोई फॉर्मेट है, ठीक है, वो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट है। वो आम तौर पे जो हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हैं, जो आप पढ़ भी रहे हैं, वो उस फॉर्मेट के तहत नहीं देते, इन्होंने कुछ और तरह की चीज़ें मांगी हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये उसके ऊपर कहते हैं इनकम, उसके ऊपर स्पेशली बताएं कि कहाँ कहाँ से इनकम्स आई हैं, मेन मेजर रेवेन्यूज वगैरह कहाँ से आया है, कौन कौन से मेन डोनर्स, एक्सपेंसेस में मेन भी बताएं। अब ये चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी डालें, जबकि कंपनीज एक्ट वाली जो है सेक्शन 42 वाली, ये ऑडिट रिपोर्ट वही होती है जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो एक तो ये देखें कि भाई लोकल लोग उनका क्या मांगता है, उसके मुताबिक आपने किया जाना है। देन इफ़ द ऑडिट इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, अगर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं था, उन्होंने खुद ही वॉलंटरली ऑडिट करवाया, द रिपोर्ट नीड्स टू रिफ्लेक्ट द एग्रीड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। भाई वहाँ पर लिखना तो पड़ेगा ना कि भाई आपने कौन सा किस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑडिट किया। देखें जब तो आपका एक्सटर्नल ऑडिट हो तो उसमें पता होता है कि जी हम एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, लेकिन अगर आप वॉलंटरली ऑडिट करवा रहे हैं, कानूनी तौर पे रिक्वायर्ड नहीं था, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव तो लिखना पड़ेगा ना पे क्यों आप करवा रहे हैं ऑडिट, इसकी वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आम तौर पे इट इज़ गुड प्रैक्टिस फॉर द रिपोर्ट टू फॉलो द जनरल स्ट्रक्चर लेड डाउन बाय आइजा 700। वैसे वो कहता है कि अच्छी प्रैक्टिस है कि आइजा 700 जो है 700 सीरीज़ का जो फॉर्मेट है, जो आप लोगों को पता है, जो आप लोगों के पास है भी, उसको कहता है फॉलो करें, वो अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर कानून कोई अलग मांग रहा है, देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो कानून ने कोई ना कोई रिक्वायरमेंट दी होगी, फॉर्मेट दिया होगा, वो फॉलो करें। अगर वॉलंटरी ऑडिट है वैसे ही करवा रहे हैं तो भाई फिर बेहतर है कि आइजा 700 वाली करें, वो बड़ी अच्छी फॉर्मेट के अंदर दी हुई है। इसके अलावा वो कहते हैं कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कैश बड़ी अहम चीज़ हो सकती है, उसको ज़रा देखें। इनकम एक रिस्की एरिया हो सकता है, उसको थोड़ा देखें, ठीक है। वो कहते हैं हो सकता है कि स्कोप लिमिटेशन भी कोई ना कोई लग जाए आपके ऊपर, क्योंकि एनपीओ है तो उसके अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें वो आपको, कई डोनर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमारा नाम नहीं शो करना आपने, हम आपको फंड्स तो दे रहे हैं, पता नहीं है पीछे पता लगे कोई मनी लॉन्ड्रर भी बैठा हुआ है, इस तरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। देयर मे बी अ लैक ऑफ प्रिडिक्टेबल इनकम और आइडेंटिफाइबल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंस एंड इनकम। अब देखें जो बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें ना एक बड़ा प्लॉजिबल रिलेशन, मतलब जो समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल एक रिलेशन बन रहा हुआ है, सेल्स बढ़ रही हैं, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। एनपीओ के अंदर कई बार कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा होता, कई बार क्या होती है डोनेशन अचानक ही बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप पिछले साल के साथ इन्हें कंपेयर कर पा रहे होते, ठीक है। कई बार क्या होगा इनकम ज़्यादा हो रही होगी, एक्सपेंसेस आप कम कर रहे होंगे क्योंकि इस बार एक्टिविटी कम थी, तो मतलब इतना कोई बेहतर किस्म के एनालिटिकल यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए जा सकते। फिर वो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में एग्जिस्ट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अलाउड टू यूज़ फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। हाँ अब देखें कई बार क्या होता है कि इसका दो मतलब निकलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड के दो मतलब निकलते हैं, ज़रा समझें। एक तो ये होता है कि बाय लॉ कंपनी मतलब एनपीओ है उसको अलाउड है कि वो कुछ फंड्स या एक्यूमुलेटेड फंड्स जो पिछले सालों से सरप्लस बचा आ रहा है उसको वो किसी खास पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई हमने सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करना, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड, वो किसी और जगह यूज़ नहीं हो सकता, बाकी के पैसे वो जनरल फंड में रख देंगे भाई जहाँ मर्जी यूज़ करें। एक तो इसका ये मतलब निकल सकता है। दूसरा मतलब ये है कि भाई जो डोनर है कई बार उसने बताया होता है कि यार ये सिर्फ उस फलां स्कूल को आपने देने हैं पैसे जो आपके अंडर चल रहे हैं। अब मसला ये आ गया कि भाई जो डोनर साहब ने कहा था, जो एग्रीमेंट के अंदर बात हुई कि अब उसी जगह पैसे यूज़ भी हुए हैं नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो नॉन कंप्लायंस है उस एग्रीमेंट की, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। देन देयर मे बी सेंसिटिविटी टू की स्टैटिस्टिक्स सच एज द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली फॉर अ चैरिटी। अच्छा अब ये भी बड़ी अहम बात है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूँ, बात अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना ना भी है तो खैर है, कल समझ आ जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल का देख लेते हैं। अच्छा वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि देयर मे बी सेंसिटिविटी टू की स्टैटिस्टिक्स। सेंसिटिविटी से मुराद है कि हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपने यार फॉर एग्जांपल इतने परसेंट से ज़्यादा सैलरीज नहीं देनी, इतने परसेंट से ज़्यादा रेंट नहीं देना, वरना क्योंकि देखें एनपीओ का असल पर्पस क्या है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं एग्रीड हैं उनके ऊपर काम करना है।
पता लगे जी कि डायरेक्टर साहिबान लाखों की सैलरीज ले रहे हैं, सही है, हज़ारों की सैलरी ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है, असल पर्पज़ ये नहीं है, तो डोनर तो चीखेगा ना उसके ऊपर। अब इसके ऊपर ना एक सेक्शन है 100C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, आई बिलीव 100C है, ठीक है। एक तो सेक्शन 236 है, 2 ब्रैकेट में 36, उसमें डेफिनेशन है जी कि एनपीओ होती क्या है, ठीक है। फिर टैक्स के हवाले से फिर एक है जी सेक्शन 100C। अब अगर कंपनी कोई एनपीओ ये चाहती है कि वो एक एनपीओ है, प्रॉफिट तो कमा ही रही, उसके प्रॉफिट या उसके मतलब सरप्लस के ऊपर टैक्स ना लगे, तो उसको अप्लाई करना पड़ता है अंडर सेक्शन 100C। कमिश्नर के पास वो अप्लाई करेगा, 1 साल के लिए उसको एग्जाम्पशन मिल सकती है, कुछ सर्टन क्राइटेरिया वहाँ पे जिसको मीट करना। उस क्राइटेरिया में से एक चीज़ ये है कि भाई आपका जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो कोई परसेंटेज बताइए, मेरे ख्याल में 15% है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं है, क्योंकि जब भी कोई हमने कंसल्टेंसी करनी भी हो, मेरी तो प्रैक्टिस ये है कि भाई हम पहले चीज़ देखते हैं, ज़ुबानी कलामी नहीं करनी, क्योंकि आदत बन जाती है। कई बार रेट्स चेंज होते हैं, फिर आप भी शर्मिंदा होते हैं, क्लाइंट का भी नुकसान हो जाता है। तो प्रैक्टिस हमारी तो यही है कि भाई हम देख के करते हैं बात। लेकिन लेट्स से अगर लिखा हुआ है उसमें कि 15% से ज़्यादा आपके एडमिन एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, कि मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो आपकी हो सकती है ज़्यादा, वो तो आपका असल काम है, एडमिन उसको करने में 15% ज़्यादा नहीं करने, अगर वो लग गए हैं तो भाई आपको ये एग्जाम्पशन टैक्स से नहीं मिल सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये लगा हुआ है, अब हो सकता है कि एंटिटी के हुए तो एडमिन वाले हों, लेकिन इसको उठा के वो ऊपर फेंक रहे हों सिर्फ इस रिक्वायरमेंट से बचने के लिए, तो थोड़ा सा इसलिए उन्होंने कहा इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल ज़रा देखें इनहेरेंट रिस्क का। वो कहता है आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क फॉर दिस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट एन ऑडिटर ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नीड टू कंसीडर। भाई कौन कौन से इनहेरेंट रिस्क है जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज फॉर इट्स फंडिंग ऑन डोनेशंस फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, विच इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैश कलेक्टेड इन द स्ट्रीट्स बाय वॉलंटियर्स एंड चेक सेंट इन बाय पोस्ट टू द चैरिटीज हेड ऑफिस। वो कहते हैं एक चैरिटी है, एक एनपीओ है, उस वो पैसा वहाँ से इकट्ठा करती है। ज़्यादातर पैसा क्या होता है, वॉलंटियर्स, रज़ाकार, जैसे आपने देखा होगा, वैसे मैं नाम नहीं लेता है क्योंकि आगे बात गलत तरफ जानी है, तो मतलब है कि रज़ाकार जाते हैं, वॉलंटियर्स। रज़ाकार से मुराद क्या होता है, जो पैसे नहीं लेते। तो एक तो उधर भी आ गए ना, रैशनलाइज करेंगे, वो फ्रॉड भी अगर करना होगा कि भाईजान पैसा भी कोई नहीं मिल रहा है तो थोड़े जो साढ़े ही है भी, ठीक है, वो कौन सा हमें सैलरी दे रहे हैं या डेली वेजेस दे रहे हैं। अच्छा, अब ये कैश करते हैं, वहाँ से इकट्ठा गले लिए हुए हैं और उधर से। दूसरी तरफ क्या है कि वो कहते हैं कुछ चेक्स हैं जो बाय पोस्ट भेजे जाते हैं, कि किसी ने भी चेक भेजना है, मैं किसी एनजीओ का नाम लिखूंगा, एनपीओ का नाम लिखा, उसको मैंने चेक भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमें ये समझ, इसके अंदर ही बड़े रिस्क निकल आते हैं। इसके अंदर भाई क्या रिस्क निकल आता है कि एक तो ये है कि भाई वॉलंटियर्स जो है वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पैसा खुद रख लें, अपनी जेब में डालें। कैश है ना, कैश का कौन सा पता चलता है, ठीक है। ये इनहेरेंट रिस्क है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर कहें कि जी उनको हम स्लिप्स दे देते हैं, वो जो होती है स्लिप भी दे दी जाती है, ठीक है। अब वो कंट्रोल है ना एक, ठीक है, लेकिन अब हाँ उसमें फिर वही बात है कि वो पता नहीं किस किस को स्लिप इशू करें, ठीक है, और हो सकता है वो एक फेक स्लिप अपने आप से भी बना लें। तो ये इनहेरेंट रिस्क ये तो मौजूद रहना है जब आपने वॉलंटियर्स को रखा है तो। अच्छा, फिर वो कहते हैं चेक्स क्योंकि भेजे जाते हैं, तो उसके अंदर ही भाई ये मसला है कि हो सकता है कि आपकी जो चेक्स हैं वो रिकॉर्ड ही ना हो रहे हों, ठीक है, या अगर वो फॉर एग्जांपल उसमें बेरर चेक आ जाता है, ओपन चेक आ जाता है, आपने पढ़ा होगा बिजनेस लॉ के अंदर एक ओपन चेक, बेरर चेक है, जिसके पास आ गया उसी के पैसे हैं। अगर इस तरह का चेक आ गया, हो सकता है किसी जो रिसीविंग एंड पे बंदा था उसने अपनी जेब में डाल दिया, कुछ इनहेरेंट रिस्क हैं ये, ठीक है। फिर वो कहते हैं वेल्दी इंडिविजुअल्स ओकेजनली प्रोवाइड लार्ज डोनेशन, बड़े बड़े जो साहिब सरवत लोग हैं बड़ी बड़ी डोनेशन देते हैं, समटाइम्स ऑन कंडीशंस दैट द मनी इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हाँ, वो भाई इस कंडीशन पे भी लगाते हैं कि हो सकता है कि किसी बंदे ने 10 करोड़ दिया और कहा गया ये सिर्फ आपने फ़लाँ जगह पे लगाना है। अब इसमें दो मसाइल हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि जो फ़लाँ मकसद उसने बताया, हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, आपके आइन के अंदर, कंपनी के एनपीओ के वो मकसद ही ना हो आपका, लेकिन आपने कहा चलो कोई नहीं यार डोनेशन आ रही है, इनहेरेंट रिस्क तो मौजूद है। दूसरा रिस्क क्या है कि भाई जिस पर्पज़ के लिए उसने दिया है तो उसके लिए आप नहीं यूज़ कर पाए, ये भी इनहेरेंट रिस्क मौजूद है, क्योंकि इतना पैसा होता है उसके अंदर, आप इनहेरेंट रिस्क तो है ना कि पैसा इधर उधर हो गया, मिसयूज़ भी हो गया वो उसमें से, ठीक है जी। वो कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैरिटी स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ चैरिटी, ठीक है जी, एंड ऑल्सो स्टेट्स दैट नो मोर देन 15% ऑफ द चैरिटीज इनकम ईच ईयर में बी स्पेंट ऑन एडमिन कॉस्ट। तो ये भी एक इनहेरेंट रिस्क है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। तो इसका भाई आपने थोड़ा सा तसल्ली से इसको देखना है, समझना है। इस एग्जाम्पल को आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी।
ओके जी, तो ये था जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 3। अब इसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेस्ट तो आप लोगों का आ जाएगा, वो भी आपने देना है, तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। आपके मज़ीद जो हैं क्यूरीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर होंगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।